चलिए आज हम लोग जो है सी फाउंडेशन के बच्चों के लिए जो है हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की क्लास ली थी। अब वो वही सारे टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो भी बना दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा, आपको फायदा होगा। तो जिन चीज़ों को क्लास में हमने डिस्कस किया था उसी का है। तो चलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसमें पहला टर्म जो है लीनियर है। लीनियर का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। डिग्री अगर 1 हो, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, अब डिग्री मतलब ये कि हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, तो डिग्री कहने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल कितना हो, 1 हो, तब भी हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। पावर की जगह आप पावर ऑफ वेरिएबल कहें चाहे पावर ऑफ अननोन, पावर ऑफ अननोन, एक ही बात है। वेरिएबल्स को हम अननोन भी बोलते हैं क्योंकि इक्वेशन में जो एक्स वाई आया होता है, जिसको हम वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई को, तो उनको जो है अननोन इसलिए कहा जाता है कि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो जब तक फाइंड नहीं कर पाए हैं, नहीं निकाल पाए उनकी वैल्यू को, तब तक वो अननोन है। तो वेरिएबल्स को हम अननोन भी बोलते हैं। तो अगर हमारे वेरिएबल्स की पावर 1 है किसी भी इक्वेशन में, और कैसी पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को 1 होना चाहिए, और इक्वेशन है तो इक्वल का साइन तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल आया है, ये जो टू वेरिएबल है, हम इनको अक्सर एक्स वाई से, कहीं कहीं यू वी से, ए बी भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है वेरिएबल के लिए, अननोन के लिए, लेकिन जनरली हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं, और कहीं अलग से भी यू वी ए बी कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, मतलब दो वेरिएबल आए हुए हैं, तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, और एक ही वेरिएबल की है तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड इस तरह से यूज है तो आपको 3 इक्वेशन भी चाहिए, तभी आप एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि 2 वेरिएबल वाला चैप्टर है तो इसमें 2 इक्वेशन आपको दिए जाएंगे। अब 2 रहते हैं तो हम लोग पेयर भी बोल देते हैं कि पेयर में है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बोले या हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोले, एक ही बात है। क्योंकि 2 वेरिएबल है तो पेयर के फॉर्म में, मतलब 2 इक्वेशन हमको चाहिए तो उनको पेयर में बोल देते हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो आपसे कोई पूछे लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होंगे। अब अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन की जरूरत होगी,
अब देखिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का लिख दे रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख दे रहे हैं इस तरह से ax प्लस b इक्वल टू 0। ये हो गया ax प्लस b इक्वल टू 0। इसमें एक ही वेरिएबल है x। इसमें जो है a और b हमारे जो है a और b ये रियल नंबर हैं और a जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तब तो केवल कांस्टेंट बचेगा। तो इसलिए जो है a को 0 नहीं होगा। a कोई भी रियल नंबर हो सकता है बस 0 को छोड़ के। ये रियल नंबर है a और b, ये बिलोंग का साइन है। a b जो है बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस a के साथ कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर। b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा कि ये वेरिएबल का टर्म खत्म हो जाएगा। अब बिना वेरिएबल के फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखा आपने कि एक वेरिएबल है, इसमें x क्या है? x ही हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल या अननोन जो भी आप कहें, ठीक है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वेरिएबल या तो फिर जो है अननोन, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। आगे हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे वो वन वेरिएबल का हो, चाहे टू वेरिएबल, चाहे थ्री वेरिएबल्स का। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, वो आगे हम बताएंगे। अभी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा कि a और b जो है रियल नंबर है। साथ में यहाँ पे थोड़ी सी चीज और लिख दें, a को हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं। a को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और b को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ये हमारा b जो है कांस्टेंट टर्म है और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x है। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं एक, जैसे 5/2 x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए एक ही वेरिएबल है। अब एक ही वेरिएबल है, चाहे यहाँ x लिख दीजिए, चाहे y लिख दीजिए, चाहे z लिख दीजिए, चाहे t लिख दीजिए, चाहे u लिख दीजिए, कुछ भी। मतलब यहाँ पे हमने वन वेरिएबल को दिखाना था, उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया। आपकी मर्जी, आप और y कर दीजिए, z कर दीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल लिया, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, इसलिए वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है x का कोफिशिएंट है 5/2। x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो, तो x के साथ मल्टीप्लाई a है, तो a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। और कांस्टेंट टर्म है b, मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो। वेरिएबल x है, यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 5/2। तो हम अगर कोई पूछे तो इस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या है? 5/2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 5/2 और कांस्टेंट टर्म ये 7 है, लेकिन माइनस लगा तो माइनस सहित कांस्टेंट टर्म ये है आपका -7। ठीक है,
तो इस तरह से जो है अगर कोई क्वेश्चन दे के आपसे पूछता है तो ये चीज आप जो है बता पाएंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको ध्यान में रखिए। तो कोफिशिएंट से मतलब अगर x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा तो x से जो मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो, जैसे b। तो यहाँ पे इसमें वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स वाई नहीं है, तो यही कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर निगेटिव के साथ है तो निगेटिव के साथ बताना होगा, प्लस होता है तो प्लस के साथ बताते हैं। तो ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया और उसका मीनिंग समझाया। तो इसको आप वीडियो पॉज करके रोक के समझने के बाद फिर से वीडियो खोलिएगा और उसको जो है नोट कर लीजिएगा कॉपी में। पहले पूरा वीडियो देखा कीजिए, समझा कीजिए, उसके बाद फिर जब समझ लिया कीजिए टॉपिक को, फिर वीडियो पॉज करके चीजों को देख देख के कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक नोट्स होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लगता है कि हमको सब समझ में आ गया, लेकिन वो कॉपी में नोट्स होना चाहिए, नहीं तो बाद में जरूरत पड़ती है तो फिर वो उस तरह की चीजें नहीं समझ में आती। अगर आपने समझ के नोट्स बना लिया तो आपके लिए अच्छा रहता है। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताने चल रहे हैं, लेकिन अब की बार लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अब की बार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने चल रहे हैं। तो देखिए ये होगा इस तरह से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है ये टू वेरिएबल ax और y है, और ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि वेरिएबल x y है, इनकी पावर 1 1 है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन हो गया। और दो वेरिएबल है इसलिए टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें a b c जैसे पहले था वैसे ये अभी भी रियल नंबर है, a b c। ये सब क्या है? ये सब बिलोंग करते हैं r मतलब रियल नंबर में। r मतलब रियल नंबर में। हमने आपको बताया जितना नंबर आप जानते हैं सब रियल नंबर है, बस ध्यान ये रखना है कि रूट के अंदर निगेटिव ना हो। मतलब रूट है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रूट बचता है और उसमें निगेटिव रहेगा तब वो रियल नंबर नहीं होगा। बाकी सारे नंबर रूट वाले, बिना रूट वाले, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर जो भी है वो सब रियल नंबर होते हैं। तो अभी ऐसे आप इसको समझ के रखें। तो ए बी सी ये तीनों नंबर हैं और कैसे नंबर है? रियल नंबर है। अब बस कंडीशन ये है कि ए और बी को जीरो नहीं होने देना है। मतलब ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी जीरो के इक्वल ना हो, ना तो ए जीरो हो ना तो बी जीरो हो, बाकी सी जीरो हो सकता है। तो ए और बी चूंकि रियल नंबर में जीरो आता है तो जीरो को छोड़ के ए और बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, लेकिन जीरो मत करिएगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तब टू वेरिएबल कहां रह जाएगा? वन वेरिएबल हो जाएगा। ए बी दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये दोनों ही टर्म खत्म हो जाएंगे, तब केवल कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल को बचाना है, तो एक्स वाई को बचाना है, तो ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो दोनों वेरिएबल को बचाना है, इसलिए ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और सी के लिए कोई कंडीशन नहीं, सी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी को कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी को कांस्टेंट टर्म, क्योंकि सी में कोई वेरिएबल वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए को क्या बोलेंगे? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म।
मतलब बिना वेरिएबल वाला टर्म। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का कोफिशिएंट a है 3। तो अगर कोई कहे कि x का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x से जो मल्टीप्लाई है मतलब कि 3। तो x के कोफिशिएंट को a कहते हैं, मतलब a की वैल्यू हो गई 3। अब कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे y लिख देंगे। y का कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ पे माइनस नहीं था तो 3 लिख दिया। यहाँ पे -5 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1 है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये हो गया 1। तो इस तरह से ये a की वैल्यू हो गई क्योंकि x का कोफिशिएंट है, ये b की वैल्यू हो गई क्योंकि y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट b था, और ये c है मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए। सब कुछ इधर कर देंगे x y और कांस्टेंट टर्म उधर 0 कर देंगे। अब उसके बाद a b c की वैल्यू अगर पूछ रहा है या x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तो आप बता पाओगे, ठीक है। इस तरह से ये जो है आप बता सकते हैं। तो चलिए टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हमने समझ लिया, और अभी टू वेरिएबल वाले को ही हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इस पे आगे चलते हैं। तो अब हमने आपसे कहा था कि जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन चाहिए, तो 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन भी चाहिए, ठीक है। तो उसको अब हम लेके आगे बढ़ेंगे। इतनी चीजें आप अपना समझने के बाद कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए। इधर का भी रब कर दे रहे हैं। चलो बेटा, अब एक बात समझ लेते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा ध्यान रखिए, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का हो या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो चाहे 3 वेरिएबल का हो, उनका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर टर्म को ध्यान में रखिएगा, तो ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लीनियर इनइक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पे इसके ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, तो फिर वहीं पे ग्राफ ड्रॉ करना बताएंगे। अभी बस ये याद रखिए कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इसका जो है ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल हम मीनिंग समझाएंगे आपको, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो इतना आपको याद रखना है कि ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो चलिए अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं, जगह यहाँ पे बनाना जरूरी है। तो अब चूंकि हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन आपको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तो दोनों हैं, दोनों ही इक्वेशन हमको सॉल्व करने को रहेगा। तो भले टॉपिक हमारा ये 2 वेरिएबल्स का है, लेकिन बेसिकली चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन। तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों ही है, आगे थोड़ा सा 3 वेरिएबल्स का भी है, लेकिन अभी हम 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल को समझने चल रहे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, फिर आपको आगे की चीजें बताएंगे। तो पहले 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल।
कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। अभी केवल वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे आपके पास है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इसको कहा गया सॉल्व करिए। ठीक है, इसको कहा गया सॉल्व करिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोगों ने अब इतना तो पढ़ लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मतलब कि जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू फाइंड करना, जो अननोन, इसको अननोन बोलते हैं, अननोन की वैल्यू को फाइंड करना। तो कैसे इसको फाइंड करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड इधर हम कर दे रहे हैं, इधर जो है सेकेंड मेथड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इधर पहले करते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो किया कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और इसको सॉल्व करना है। हमारा एम ये है कि x की वैल्यू मिल जाए, मतलब x इक्वल टू कुछ आपको मिल जाए। अभी x इक्वल टू नहीं है, अभी तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, हमें x इक्वल टू चाहिए। तो x इक्वल टू चाहिए तो पहले जो है x के टर्म के साथ जो प्लस माइनस में है उसको हटाते हैं। x के पास में अगर है, जैसे ये x के साथ है -5, तो माइनस में हो या प्लस में हो पहले उसी को हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद x के साथ ये देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को लास्ट में एकदम हटाते हैं। x के पास अगर है तो उनको हटाएंगे, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट x चाहिए, केवल x। तो केवल x मतलब x को फ्री करिए, तो पहले प्लस माइनस वाली चीजें हटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो चीजें हैं x के साथ उनको हटाएंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहां से 5 हट जाए, क्योंकि पहले प्लस माइनस वाली चीजें हटाते हैं। तो यहां पे -5 है, इसको आप हटाना चाहते हो, तो आप +5 कर दो, इक्वल टू है 0 है। जब इक्वल के पहले आपने +5 किया तो इधर भी +5 कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं इक्वलिटी अगर लगी है और दोनों तरफ सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी पे। तो इधर +5 किया तो उधर भी +5 कर दिया। किसके? इक्वल के पहले +5 किया तो इक्वल के बाद भी +5 किया। इतना तो क्वेश्चन ही था, +5 किया, फिर इक्वल था, 0 था, फिर इधर +5 किया था तो उधर भी कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा हम कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि हमारा एम था ये -5 हट जाए, तो अब -5 हट चुका है, क्योंकि प्लस और ये माइनस, +5 और -5 मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हट गया। अब इधर केवल 2x बचा, इक्वल है, इक्वल लगाइए, ये 0 + 5 करेंगे तो 5 भी रह जाएगा। तो अब आप देखिए x के साथ जो 5 था वो गया ना, थोड़ा सा तो कम हुआ, तो धीरे धीरे x को फ्री कर रहे हैं। अभी x थोड़ा सा फ्री हुआ है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में ये भी 2 हट जाए तो काम बन जाए। तो अब क्या करेंगे, 2x को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो इधर भी करना पड़ेगा, ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे ये वक्त ये 2 कैंसिल हो गया, तो x हो गया फ्री। तो x इक्वल का साइन लगाओ। अब ये नहीं कटेगा तो 5/2 आप रहने दो, 5/2। तो x इक्वल टू 5/2 मिल गया आपको, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको चाहो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिख सकते हैं आप। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 1/2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये x इक्वल टू 2 1/2 आपको मिल गया, यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको x की वैल्यू ये मिल गई। तो एक ये जो है बेसिक फंडामेंटल मेथड है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि प्लस माइनस वाली चीजें जो x के साथ मतलब हमारे वेरिएबल के साथ है उनको पहले हटाते हैं। अगर इधर +5 रहा होता तो -5 इधर भी करते, -5 इधर भी, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता। अब माइनस है तो प्लस करना पड़ा, क्योंकि माइनस और प्लस सेम नंबरों का कर देंगे तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इधर +5 किया तो उधर भी कर दिया, ये सॉल्व होके ये हो गया,
अब हमें 2 हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपॉन में है तो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल होकर केवल x हो गया, ये 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो ये x इक्वल टू आपको 2 1/2 आंसर मिल गया। चलिए आजकल मतलब ये मेथड अक्सर जो है बच्चे नहीं अपनाते, क्योंकि ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको एक डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करते हैं, जो उसी में इसका सिंपलर फॉर्म उसको कह सकते हैं कि उसको ज्यादातर किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन नोट करते हैं, 2x - 5 इक्वल टू 0। अब हमें तो x चाहिए तो प्लस माइनस वाली चीजें हटाएंगे, ये 2x है -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, बाकी 0 है कोई मतलब नहीं। अब ये हम कहते हैं कि x जो है ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर से जाएगा इधर डिवाइड में, तो 5 तो पहले से था, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब ये हो गया आंसर, x इक्वल टू आपको 5/2 मिल गया। ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में हम कर देंगे, तो इस तरह से जो है x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये भी आंसर है ये भी, लेकिन इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कर देना चाहिए, इसलिए x इज इक्वल टू 2 1/2 ज्यादातर आंसर दिया रहता है। अगर यही दिया है तो आपको ऑप्शन में रहेगा तो आप इसी पे टिक करिएगा, ठीक है। तो ये कि -5 उधर जाएगा +5, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, इस तरह से आ गया। लेकिन ये कहां से बना था, इसी कंसेप्ट को यूज करके बना था, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस करना पड़ा, तो इधर प्लस करना पड़ा तो उधर भी प्लस करना पड़ा। तो देखिए जो -5 उधर जाके +5 हुआ तो यही है, और इधर m था इनको कैंसिल करना, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई था तो 2 से डिवाइड भी कर दो, इधर भी तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो यही जो डिवाइड करते हैं दोनों साइड, वही वाला डिवीजन ये है जो वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये दोनों ही मेथड है, ज्यादातर आजकल बच्चे ये मेथड यूज करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है, जिसको सॉल्व करने का हमने आपको मेथड बताया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर इनके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको ये हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे उस पे टॉपिक पे, फिर इन पे क्वेश्चन करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो इसके भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करेंगे। तो जब 2 वेरिएबल है तो हमारा जो हमें पता है जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हम 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे समझिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 ये हैं। अब इसमें क्या है कि आपको पता है, हमने बताया है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। अभी 1 वेरिएबल का हमने पीछे देखा, उसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी चूंकि उससे ज्यादा अभी मतलब नहीं है, आगे इन इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी, फिर हम सबका ग्राफ बनाना सीखेंगे। अभी ग्राफ किसी का नहीं बनाना सीखेंगे, बस ग्राफ की हेल्प से इंटरप्रिटेशन करेंगे, वही बस ध्यान क्या रखना है कि इस सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपके पास ये देखिए 2 इक्वेशन है, तो दोनों से एक एक लीनियर एक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस इक्वेशन से भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इस लीनियर इक्वेशन से भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो 2 स्ट्रेट लाइन अगर आपके प्लेन में है, मान लो ये बोर्ड का प्लेन है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे तो 3 तरह की कंडीशन आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो पहला केस जो हो सकता है वो ऐसे हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाए, एक ऐसे, और दूसरी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे हो जाए। मान लीजिए लाइन L1 है, मतलब पहले इक्वेशन से, ये लाइन L2 है दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ।
तो ये पहला केस है कि दोनों स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन में ड्रॉ की गई तो वो हो सकता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती है ना, ये जैसे एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये, इनको ज्वाइन कर दिया ये, तो ये लाइन बन गई। एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, तो ये 2 पॉइंट लिया, ज्वाइन कर दिया, और ये जो है इधर इंफिनिटी तक, इधर इंफिनिटी तक चली गई। तो कोई भी 2 पॉइंट लेके आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, लेकिन ये जब ज्वाइन करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट इस लाइन पे है। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए होता है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए किसी भी प्लेन में। तो ये 2 पॉइंट बना के ड्रॉ कर दिया, लेकिन है तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट ना। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान रखनी है कुछ चीजें। तो देखिए 2 स्ट्रेट लाइन हो गई, ये लाइनें एक दूसरे को जो है कट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो आप देखिए ये ऐसा पॉइंट है, ऐसे तो जैसे L1 पे इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ 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 सब जगह पॉइंट ही पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। इसी तरह इस वाले पे भी जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलके बनी है, ये भी इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलके बनी है, लेकिन केवल और केवल एक पॉइंट है ये जहां पे दोनों कट कर रही हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है जो इस वाले लाइन पे भी है और ये पॉइंट इस वाले लाइन पे भी है। इसका मतलब ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन के लिए कॉमन पॉइंट है, मतलब जो दोनों पे है। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसी का जो वैल्यू होता है, उसी में एक्स वाई की जो कोऑर्डिनेट होती है, वही जो है इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाती है। सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहां एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो इसमें रखेंगे तो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसमें रखेंगे सॉल्व करने पे तो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लो x की वैल्यू यहाँ पे x1 है और y की वैल्यू यहाँ पे y1 है, तो यही जो है सॉल्यूशन कहलाएगा इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा दोनों इक्वेशन के लिए जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं मिल पाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो एक से ज्यादा नहीं मिल पाएगा, मतलब एक ही मिलेगा। इसका मतलब कि ये यूनिक सॉल्यूशन है अपने आप में, मतलब x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि x की 2 वैल्यू मिल जाए, y की 5 वैल्यू मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। x और y की एग्जैक्ट एक एक वैल्यू मिलेगी, वही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो यही वाला पॉइंट है, क्योंकि यही दोनों स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये जो केस होगा इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल गया इसमें। और यूनिक सॉल्यूशन मिलता कब है, कैसे पता चलेगा? अगर इक्वेशन आपको दिया गया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है। पहले आप इक्वेशन को इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब इक्वल के उधर भी कुछ हो तो सबको इधर कर लाइए, उधर 0 बना लीजिए। अब उसके बाद जो है x के दोनों जो कोफिशिएंट है a1 a2, इनका रेशियो लीजिए a1 अपॉन a2, और y के जो दोनों कोफिशिएंट है b1 b2, इनका रेशियो लीजिए b1 b2। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, इक्वेशन देख के आप समझ जाओगे, तो समझ लो कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, मतलब उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा और सॉल्व करने पे एक्स वाई की एक एक वैल्यू मिल जाएगी। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है, ये जो है यूनिक सॉल्यूशन की क्या है कंडीशन, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो है ये कंडीशन है। तो जैसे एग्जांपल में लूं 3x माइनस
5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और ले लूं, चलिए ले लेता हूं 7x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। तो आप देखिए, कोई पूछे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, तो आप देख लीजिए इंटरसेक्टिंग होने के लिए ये चाहिए, ये यूनिक सोल्यूशन का केस है। यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, जब ये होता है। तो देख लीजिए, ये अगर है तब तो यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, नहीं तो नहीं है। तो a1 अपॉन a2 निकालिए। a1 a2 का मतलब क्या है, x के कोफिशिएंट का रेशियो। a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 माने पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 3 है, अपॉन a2 मतलब दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरा इक्वेशन ये है, इसमें x का कोफिशिएंट 7 है, कॉमा। अब b1 b2 देख लीजिए, b1 b2 इक्वल टू b1 माने पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, पहला इक्वेशन ये है, y का कोफिशिएंट -5, अपॉन b2 दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट +2 है, मतलब 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 तो 3/7 है, b1 अपॉन b2 -5/2, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है मतलब ये सही हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग। तो यहां पे देखिए, लिखिए कि क्लियरली हियर 3/7 नॉट इक्वल टू -5/2, 3/7 -5/2 के इक्वल नहीं है। दैट इज, हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, कहां इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है, सो ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दैट इज इट इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ है एंड इट इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का ये मामला है, ये इक्वल नहीं हुआ तो इनका जो ग्राफ होगा इन दोनों इक्वेशन का, अगर हम प्लॉट करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और ये जो पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, वही सोल्यूशन होगा। और कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और हमारे पास 3 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम यूनिक सोल्यूशन निकालते हैं। आगे हम लोग वो मेथड पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनकी हेल्प से हम एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी वो मेथड आगे हम पढ़ेंगे, पहले ये कंसेप्ट हम लोग जो है समझ लें। तो हमारे समझ से ये जो चीजें हमने आपको समझाई बताई, आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ जो है कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे तो दूसरा क्या हो सकता है। तो दूसरा जो है ये हो सकता है, ये सारी चीजें आप नोट्स के फॉर्म में नोट किया कीजिए जरूर। ये हमने समझाया, ये कंडीशन है, ये एग्जाम्पल लेके समझाया कि देखो भैया a1 a2 b1 b2 कैसे निकाला। हमें पता है a1 a2 क्या है, a1 मतलब x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में, a2 क्या है, x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में, b1 b2 क्या है, b1 y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में, b2 क्या है दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। वो सब देख लीजिए, जो जो था वो रख दिया। अब हमने देखा क्या a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, तो नहीं, a1 अपॉन a2 3/7 है, b1 अपॉन b2 -5/2 है, और ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो जब दोनों ही इक्वल नहीं है तो ये दिस इज इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं, और ये जब होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है, और सोल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। मतलब हम इनको सॉल्व करके एक्स वाई की एक एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ तक की चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक करते हैं, फिर थोड़ा सा मेरी क्लास है अभी। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा चीजों को, उसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे की केसेस मैं बताऊंगा। ये नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रब करके आपको व्यू दे रहा हूँ कि आगे मैं फिर क्या समझाऊंगा आपको। वीडियो पॉज करके ये सब नोट्स बना लिया कीजिए। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। दूसरा क्या केस क्या हो सकता है कि पहले वाले का ग्राफ हमने बनाया, ये लाइन बन गई, और फिर दूसरे का जब हमने प्लॉट किया, प्लॉट करने का तरीका बताया जाएगा। मान लो आपने प्लॉट किया तो आपने देखा कि दूसरे का ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर गया। ठीक है, क्या कर गया? कोइंसाइड कर गया। दोनों लाइन जो है कोइंसाइड हो गई, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गई। तो ऐसे में हर पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर। तो जब सारे पॉइंट दोनों पे हैं तो सारे पॉइंट दोनों के लिए सोल्यूशन है। मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट दोनों के लिए ही कॉमन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ऐसे में होगा भाई, या दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। तो अगर ओवरलैप कर गई तो कोइंसाइड केस बनेगा, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। इसमें जो है इनफाइनाइट का केस होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है। ये ग्राफ कोइंसाइड कर गया है और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, कट किया था। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के इक्वल हो c1/c2 के, तब आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। तो आगे हम इक्वेशन लेके ये सब समझाएंगे, और साथ में एक लास्ट केस बचेगा जो हम इसको फटाफट अभी आपको एक आइडिया दे रहे हैं। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें हमने जो प्लॉट की, देखा कि दोनों पैरेलल हो गई। तो ये जब पैरेलल हो गई तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों में आ जाए। इसके अपने पॉइंट्स हैं, है तो इनफाइनाइट पॉइंट, इसके अपने पॉइंट है, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो दोनों में हो। भाई ये यहाँ है, ये यहाँ, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट करती, कहीं एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। तो सोल्यूशन का मतलब तो कॉमन पॉइंट से होता है। तो कॉमन पॉइंट जो दोनों पे हो, तो कोई दोनों पे हो ही नहीं रहा है। तो इस केस में नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है जो इक्वेशन आपको दिया गया है। और ये कब मिलता है? जब ये केस आपको मिले, ये कंडीशन है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन है, वो इक्वेशन हम आपको लिख के देंगे, तो वहां से ये सारी वैल्यू निकाल के देख लेंगे कि ये दोनों तो इक्वल आए, ये नहीं इक्वल आया, तो आप समझ लोगे जैसे a1/a2 भी आ गया 5/2, b1/b2 भी आ गया 5/2, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। लेकिन जब हमने ये निकाला तो आ गया 3/5, आ गया 3/5। तो ये कहाँ इनके इक्वल है? ये नहीं इक्वल है तो कट। तो यही वाला केस बन गया कि a1/a2 b1/b2, a1/a2 b1/b2 ये तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू 3/5, क्योंकि c1/c2 को जब वैल्यू निकालेंगे आप इक्वेशन से, तो ये ऐसा कुछ मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया। तो ऐसे में आप समझ लो कि ये पैरेलल लाइन का केस बनेगा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर इनको सॉल्विंग मेथड को समझेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। चीजों को अच्छे से सुना कीजिए, समझा कीजिए, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, नोट कर लीजिएगा इसको।